हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CMA-AED। और CMA-AED का हम लोग देखेंगे MCQ क्वेश्चन क्या होता है। फ्रेंड्स, MCQ क्वेश्चन देखने से पहले पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। पहले तो CMA-AED का पूरा नाम जान लेते हैं। CMA-AED का पूरा नाम होता क्या है। CMA-AED का पूरा नाम होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ये होता क्या है एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, शेड्यूलिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन मतलब उसका कैसे करना है, तो इन सबों के बारे में इसमें देखते हैं। और तो और इसमें अकाउंट्स यानी कि जो पैसों का लेन देन है, यानी कि चीफ इंजीनियर हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया या असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, इन सब में पैसों की लेन देन या मतलब जो मजदूर हैं उसमें पैसों की लेन देन कैसे करना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलता है, कहाँ पे मतलब पूरा मतलब कहाँ पे इकट्ठा होता है, किसके द्वारा मिलता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसमें एक और टॉपिक आता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि आप लोग छोटे मोटे उद्यमी कैसे बन सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं, और आप लोग इंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया गया है। तो अगर आप लोग पूरा बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने का इस समय टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। और वो भी आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम अब रिटन तो होगा नहीं, अब होगा MCQ क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें आपको टिक करके आंसर देना रहेगा, वो भी ऑनलाइन होगा। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं। जो इम्पोर्टेंट दिखा है वो यहाँ पे ला करके आप लोगों के सामने रखा गया है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखते हैं, अगर इसको आप लोग लर्न कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, और जितना क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा, तो आप लोगों को समझाते हुए और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नेटवर्क विश्लेषण की PERT तकनीकी मुख्य रूप से उपयोगी है। बताना है PERT तकनीकी मतलब किसके लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे बहुत ज़्यादा देना है, PERT पे। और PERT के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहा है। ये PERT बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को PERT पे ज़्यादा ध्यान देना है। PERT का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। आप लोगों के बुक में प्रोजेक्ट के जगह पे प्रोग्राम भी दिया होगा, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, प्रोग्राम भी होता है, प्रोजेक्ट भी होता है, आप लोग इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ समझने के हैं। PERT क्या होता है, PERT फ्रेंड्स इसको कैपिटल में कर लीजिएगा। PERT क्या होता है, और एक और आपको आगे शब्द मिलेगा CPM। अब देखिए नेटवर्क विश्लेषण लिखा है यहाँ पे, यानी कि CPM और PERT दोनों क्या है, नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप लोग जब प्लानिंग और शेड्यूलिंग पढ़ते हैं तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है चार्ट मेथड और एक होता है नेटवर्क मेथड। यानी कि दो प्रकार के इसकी विधियां हैं, चार्ट मेथड और नेटवर्क मेथड। जब आप लोग नेटवर्क मेथड पढ़ते हैं उसमें ये दोनों विधियां आती हैं, CPM मेथड और PERT। तो CPM क्रिटिकल पाथ मेथड होता है और PERT आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो ये दोनों होता है, और CPM का यूज कहाँ करते हैं, PERT का। यहाँ पे समझा दे रहे हैं, इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसमें नहीं समझाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए CPM क्या होता है। CPM एक निश्चित समय के लिए, जैसे आप लोगों को किसी निश्चित समय के लिए काम करना है, टाइम मतलब लिमिटेड हो, उसके लिए CPM मेथड यूज किया जाता है। लेकिन जब आप लोगों को टाइम नहीं पता है, कितने दिन में काम होना है ये भी नहीं पता है, मतलब क्या क्या है अनिश्चित हो, तो जब अनिश्चितता की कंडीशन आती है उसमें हम लोग PERT मेथड यूज करते हैं। यानी कि इसमें टाइम वगैरह किसी चीज़ का पता नहीं रहता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया, PERT और CPM ये दोनों ऐसे सवाल आगे रिलेटेड है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे एग्ज़ाम में 90% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के।
90% से अधिक चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने से, यानी कि श्योर है इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को ये ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन, छोटी परियोजना के लिए, बड़ी और जटिल परियोजना के लिए, अनुसंधान व विकास परियोजना के लिए, नियतात्मक गतिविधियों के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए PERT तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करिए। अब देखिए यहाँ पे CPM आया, क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM नेटवर्क में गतिविधि तीर पैमाने पर खींचे जाते हैं। पहले तो आप लोगों को बता दें, जो CPM होता है, CPM एक मेथड है, ये इसको तीर पैमाने पर, यानी कि कह रहा है एरो पर खींचा जाता है कि नहीं, तो इसको एरो पे नहीं खींचा जाता है, आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा है तीर की पूंछ, पूंछ मतलब उसका टेल। एक गतिविधि मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका, गतिविधि के अंत तथा तक प्रतिनिधित्व करती है, अंत का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो तीर की पूंछ होती है, आप लोगों को यहाँ बता दे रहे हैं तीर, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तीर की पूंछ तथा गतिविधि की एक गतिविधि के अंत का प्रतिनिधित्व करती है। तीर का सिरा एक गतिविधि की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जो तीर होता है, एरो से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कह रहा है तीर की पूंछ अंत का प्रतिनिधित्व नहीं, ये इसका टेल है, आप लोग समझ सकते हैं, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। तो ये क्या होता है, ये इसके मतलब अंत का शुरुआत नहीं करता है, अंत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे अंत होगा, इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों समझिए, ये होता है शुरुआत, यानी कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसको शुरू कैसे कर रहे हैं, ये शुरू के लिए बताता है, यानी कि स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट के समय बताता है। यानी कि जब स्टार्ट करेंगे तो उसके पूंछ की तरफ से स्टार्ट करते हुए उसके हेड की तरफ जाते हैं, और ये दिखाता है फिनिश वर्क। ठीक है, ये दिखाता है फिनिश वर्क, यहाँ पे फिनिश दिखाता है और यहाँ पे स्टार्ट दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, और ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए एरो किसके लिए यूज होता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा बार चार्ट की कमजोरी है। अब यहाँ पे देखिए बार चार्ट की कमजोरी क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। बार चार्ट आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि हम बताए हैं प्लानिंग और शेड्यूलिंग में आप लोग पढ़ेंगे, उसकी 2 विधियाँ होती हैं, एक बाय चार्ट द्वारा और एक होता है बाय नेटवर्क द्वारा। तो नेटवर्क में 2 विधियाँ होती हैं और चार्ट मेथड में 2 विधियाँ होती हैं। तो चार्ट वहीं से है। बार चार्ट में ये दिखाया जाता है कि काम को कैसे किया जाता है और कैसे इसको ख़त्म करना है, क्या क्या प्लानिंग है, इसके बारे में बढ़िया से मतलब चार्ट बना करके उसमें दर्शाया जाता है। तो बार चार्ट वहाँ से आता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि इसकी क्या क्या कमियां हो सकती हैं। तो पहले हम आपको कमियां कुछ बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले बात तो बार चार्ट से संपूर्ण प्रगति का न होना, यानी कि संपूर्ण प्रगति नहीं हो पाती है सही से, जो उपक्रियाएँ होती हैं ठीक तरह से नहीं हो पाता है, परस्पर निर्भरता नहीं हो पाती है, असुविधाजनक मतलब जो उसमें होता है चार्ट वो बनता है। तो यानी कि इसमें इतनी सारी कमियां हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें से हम लोगों की कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला इसमें दिया है गतिविधियों की अन्योन्याश्रयता, यानी कि इंटरपेंडेंसी। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन, परियोजना की प्रगति, अनिश्चितताएँ, उपरोक्त में से सभी। अनिश्चितताएँ भी रहती हैं, परियोजना की प्रगति में बाधा आती है। गतिविधियों की अन्योन्याश्रयता, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी जो होती है इसमें मतलब बाधा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये सही होगा, यानी कि इसकी सारी कमियां इसमें हैं। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक PERT घटना नहीं है। आप लोगों को PERT के बारे में बता दिए हैं, तो इसलिए बोले हैं पहले समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर आप लोग न समझे हो तो वीडियो को फिर रिपीट करके देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं PERT के बारे में। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक PERT घटना नहीं है, यानी कि PERT घटना में से क्या क्या नहीं आएगा। साइट की जांच शुरू हुई है, सत्र का काम पूरा हुआ है, ये भी PERT का घटना है। सत्र का काम पूरा हुआ PERT में देखते हैं, जयपुर से बस शुरू हुई होती है,
ये भी सही है, और यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, क्लास में भाग लिया जा रहा है, पीईआरटी की घटना ये नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं पीईआरटी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं पीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, पीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ मतलब ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार थ्योरी बुक में से पढ़ लीजिएगा, और जो हम ऑप्शनल क्वेश्चन लाए हैं उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीईआरटी विश्लेषण में गतिविधियों का समय, अनुपालन और उनके होने की संभावना का पालन करेगा। अब इसमें से हम लोग देखते हैं किसका पालन ये करेगा। सामान्य विवरण वक्र, पॉइजन का वितरण वक्र, बीटा वितरण वक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो पीईआरटी विश्लेषण की गतिविधि है उसका समय का अनुपालन और संभावना बीटा वितरण वक्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए, बीटा वितरण वक्र के तहत क्षेत्र को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं बीटा से संबंधित जो कि पीछे ऑप्शन में हम लोग टिक लगाए हैं वो यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन गया है। तो बीटा वितरण वक्र के तहत क्षेत्र को विभाजित किया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित समय। यानी कि यहाँ पे दो है ऑप्शन, जो है मोस्ट लाइक टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक है और पेसिमिस्टिक है, और एक्सपेक्टेड टाइम है। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा अपेक्षित समय। जो बीटा वितरण वक्र है उसके अंतर्गत अपेक्षित समय आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे, गलत कथन का चयन कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और आपको मतलब उसके बारे में सीखना चाहिए, फ्लोट के बारे में। फ्लोट, अब फ्लोट क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं, कृपया इसको ध्यान से मतलब देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से हमको बताना है गलत कथन क्या है। स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट हमेशा बराबर होता है। टोटल फ्लोट, स्टार्ट फ्लोट या फिनिश फ्लोट हो सकता है। टोटल फ्लोट या तो स्टार्ट फ्लोट हो सकता है या फिनिश फ्लोट हो सकता है। सी ऑप्शन देखेंगे, स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो स्टार्ट फ्लोट होता है और फिनिश फ्लोट होता है बराबर नहीं होना चाहिए। स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट गतिविधियों के समय के बीच का अंतर है, न कि घटना का समय है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बारे में देखेंगे। अब एक चीज़ बता दें, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहले आप लोग समझ लीजिए स्टार्ट फ्लोट के बारे में, जिससे आप लोगों को पता चले। पहले तो समझिए फ्लोट होता क्या है। फ्लोट होता है जैसे कोई प्रोजेक्ट दिया गया है आप लोगों को, तो प्रोजेक्ट का कोई होता है समापन की अवधि, यानी कि कितने दिन में वो समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दिया है वो 4 दिन में या 40 दिन में समाप्त होने का, तो 40 दिन में समाप्त होने वाला प्रोजेक्ट जो है उसके जो मतलब लिमिटेड टाइम है, जो अवधि है, उसके पहले ही या तो हम लोग संक्रिया को मतलब रुक करके शुरू करें या उसको मतलब जल्दी ही समाप्त कर दिया जाए। यानी कि रुक करके, मान लीजिए हमको शुरू करना है 1 डे से, तो हम 1 डे से न स्टार्ट करके हम 10 डे के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये समाप्त कितने होना चाहिए, 40 पे होना चाहिए। तो इस पर असर न पड़े, ये ऐसे ही रहे, 40 दिन में ही इसको पूरा होना है। ये इसको बिना प्रभावित हुए यहाँ पे जो शुरुआत करना है 1 डे से, इसको मतलब हटा दें, यानी कि 1 डे से शुरू न करें, हम 10 डे से शुरू करें। या हमको ख़त्म करना है 40 दिन के बाद, यानी कि 40 दिन का जो वर्क चलेगा उससे पहले, यानी कि 39 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, हम लोग इतना पे ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फ्लोट होता है। यानी कि फ्लोट का अगर हिंदी देखें तो समय छूटा नहीं, यानी कि समय की मतलब छूट यहाँ पे दी जाती है। अगर 1 डे से शुरू करना है, 1 डे से हम नहीं शुरू कर रहे हैं, 10 डे के बाद शुरू कर रहे हैं, 15 डे के बाद शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमको ये 40 दिन जो दिख रहा है, ये जो अवधि दिया गया है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जा रहा है और हम लोग पहले शुरू कर दे रहे हैं। वही क्या होता है, फ्लोट होता है। इसी में आता है स्टार्ट फ्लोट आता है, फिनिश फ्लोट आता है, टोटल फ्लोट आता है, और फिर इसके बीच का रिलेशन आता है। तो स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। आप लोग यहाँ पे ध्यान सकते हैं, यहाँ पे गलत कथन कर रहा है ना, गलत कथन चयन करना है, बाकी ये सब सारा सही है।
यानी कि उस पर्पज से सही है, ये ऑप्शन के हिसाब से सही है। बाकी इसमें का जो रिलेशन है ये सारा का सारा क्या है, हम लोगों का सही है, यानी कि ऐसा होना चाहिए। देखिए ये समय के मतलब गतिविधियों जो प्रक्रिया हम लोग का चल रहा है, ये लास्ट ऑप्शन में देखिए स्टार्ट क्लोज और फिनिश फ्लोट गतिविधियों के समय के बीच का अंतर है, यानी कि गतिविधि यानी कि जो हम लोग का काम चल रहा है उसके बीच का ये अंतर को दिखाता है, न कि घटना के समय। ठीक, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्री फ्लोट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स फ्लोट के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक में जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्लोट के बारे में समझना है तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फ्री फ्लोट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन देखिए, उन गतिविधियों की पहचान करने के लिए जिन्हें पूर्ववर्ती गतिविधियों के कुल फ्लोट को प्रभावित किए बिना देरी से हो सकती है। उन गतिविधियों, बी ऑप्शन है, उन गतिविधियों की पहचान करने के लिए जो सफल गतिविधियों के कुल फ्लोट को प्रभावित किए बिना देरी से हो सकती है। प्राथमिकताएं स्थापित करने के लिए, उन गतिविधियों की पहचान करने के लिए जो पूर्ववर्ती या बाद की गतिविधियों के कुल फ्लोट को प्रभावित किए बिना निलंबित हो सकती हैं। तो इसका हम मतलब सही ऑप्शन बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि उन गतिविधियों की पहचान करने के लिए फ्री फ्लोट का उपयोग किया जाता है जो सफल गतिविधियों के कुल फ्लोट को प्रभावित किए बिना देरी से हो सकती है। इसका ऑप्शन है बी। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में जब देखते हैं, जब भी किसी गतिविधि में कुल फ्लोट शून्य होता है तो, यानी कि अगर फ्लोट का वैल्यू शून्य हो जाए, यानी कि न हमको आगे मतलब जो लिमिटेड समय जैसे बताएं 40 दिन का होता है, तो 40 दिन करके नौ मतलब ये तो लिमिटेड समय है यहाँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग को इससे विलम्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हम लोग का टाइम दिया गया है, यानी कि प्रोजेक्ट यहाँ पे हमको कंप्लीट ला के 40 दिन में कर देना है, यानी कि उससे पहले और उससे बाद में शुरू करें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पहले ही ख़त्म कर दें या कुछ दिनों के बाद शुरू करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि वही कह रहा है कि जब कुल फ्लोट शून्य होता है तो क्या होगा, तो कुल फ्लोट शून्य हो जाएगा तो देखिए इसके लिए ऑप्शन ये है, गतिविधि का फ्री फ्लोट शून्य होना चाहिए लेकिन स्वतंत्र फ्लोट शून्य नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र फ्लोट शून्य होना चाहिए लेकिन फ्री फ्लोट शून्य नहीं होना चाहिए। फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों शून्य होना चाहिए। फ्री फ्लोट और स्वतंत्र फ्लोट को शून्य होना जरूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों शून्य होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, टोटल फ्लोट, इसका एक मतलब फार्मूला भी होता है। टोटल फ्लोट को देखें तो TF हम लोग लिख सकते हैं, तो TF लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, इसका होता है लेटेस्ट फिनिश, यानी कि लेटेस्ट फिनिश यानी कि LF माइनस का अर्लीस्ट फिनिश, यानी कि जल्दी जब हो गया तो उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, अर्लीस्ट फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे, डे होता है तो माइनस का डी कर देंगे, यानी कि जो डे मतलब दिन वाला हम लोग जो काम करते हैं, जितने दिन में हम लोग को काम करना रहता है डे, इसका फार्मूला होता है TF इक्वल्स टू LF माइनस का EF माइनस का डी, यानी कि जो होता है LF वो होता है लेटेस्ट फिनिश, EF होता है अर्लीस्ट फिनिश और डी होता है डे, तो इसका एक फार्मूला होता है, इससे भी हम लोग यहाँ पे इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी गतिविधि के लिए कुल फ्लोट के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे कुल फ्लोट के बारे में ये भी क्वेश्चन है, अंतर को परिभाषित किया गया है, इसके हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है इसके नवीनतम समापन समय और इसके उत्तराधिकारी गतिविधियों के लिए जल्द से जल्द प्रारंभ समय, इसकी नवीनतम शुरुआत समय और जल्द से जल्द शुरू होने का समय। ऑप्शन नंबर सी है इसका नवीनतम प्रारंभ समय और जल्द से जल्द खत्म होने का समय। और डी, ऑप्शन नंबर डी है इसकी उत्तराधिकारी गतिविधियों के लिए इसका जल्द से जल्द खत्म होने का समय और जल्द से जल्द शुरू होने का समय। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसकी नवीनतम शुरुआत समय और जल्द से जल्द शुरू होने का समय, यानी कि नवीनतम शुरुआत मतलब
जो अर्लीस्ट मतलब स्टार्ट हुआ है। अभी पीछे हम बताए हैं, इसके पीछे जो क्वेश्चन हम कराए हैं तो उसमें हम फार्मूला एक बताए हैं आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टी एफ इक्वल्स टू एल एफ माइनस का ई एफ माइनस का डी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यानी कि इसकी नवीनतम शुरुआत यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और जल्द से जल्द शुरू होने का, यानी कि जल्दी से जल्दी शुरू होने का ये समय टोटल फ्रूट परिभाषित करता है, इनके बीच के अंतर को भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास इसको जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।